ऐसी ही सरकारी नौकरी की वीडियो के लिए और प्रिपरेशन करने के लिए करियर सक्सेस का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। रेगुलर अपडेट के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और लिंक्डइन पर फॉलो भी करें। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो हमारी सीरीज़ चल रही है विशन श्योर शॉर्ट विशन सिलेक्शन, उसी कॉन्टेक्स्ट में एक दूसरी जो आपकी जनरल स्टडीज़ का जो कंपोनेंट लेके हम आपके सामने हाजिर हुए हैं, विच इज़ पंचायती राज एक्ट 1989 एंड सब्सिक्वेंट अमेंडमेंट्स अप टू 2018। देखिए ये बहुत हॉट टॉपिक भी है, डिबेटेबल टॉपिक भी है और इम्पॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट भी है। वाई आई एम सेइंग ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज इसमें इतना कुछ करंट अफेयर्स में आपके पास हुआ है और इसकी बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी बन जाती है कि ये पेपर में आएगा। और एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट मेरी याद रखना, जो भी आपका जनरल स्टडीज़ का कंपोनेंट जो सिंपल आपके सिलेबस में एक ब्रॉड लाइन में लिखा हुआ है, वो वैसे ही अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो अगर आप इस सिलेबस को भी देखो, तीसरा चौथा इसका नंबर है, तो डायरेक्टली ही इतना लिखा हुआ है, विच आई हैव ऑलरेडी रिटन J&K पंचायती राज एक्ट 1989 एंड अमेंडमेंट्स अप टू 2018। आप देखिए इस पे क्या करना चाहिए था, किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए, थोड़ा सा, क्योंकि मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ जो हमारी ऑलरेडी वीडियोस मार्केट में गेटिंग अ लॉट ऑफ नेम एंड फेम, तो आप सब बच्चे उन वीडियोस को देख चुके होंगे। लेकिन अगर कोई हमारा प्रेमी अभी तक नहीं देखा तो 3-4 बातें हम ऑलरेडी कह रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले कि आप जो भी कंपोनेंट हो उसको सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, सिलेबस के साथ आप उस कंपोनेंट को देखो, सबसे पहली बात। दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये बन जाती है कि उस टॉपिक की डेप्थ कितनी है। आप सबसे पहले उस सिलेबस को देखिए, वेदर इट इज़ कंप्लीट लाइनर सिलेबस और कहीं डॉट्स में है। दूसरी बात, उसकी डेप्थ को आप ज़रूर देखिए, ठीक है। एंड थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, आपने सिलेबस देखा है, आपने डेप्थ देखी है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी ये जाएगी कि उसकी उस वक्त रेलेवेंस क्या है। यानी मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, करंट प्लस स्टैटिक गिव्स यू ए कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। तो इन टॉपिक्स की, इन चीज़ों का आप ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि ये चीज़ें आपकी किस लिए हेल्प करेंगी। इन चीज़ों से आपको फ़ायदा ये होने वाला है कि ये चीज़ें आपका पेस को मेंटेन कर पाएंगी, आपकी इंटेंसिटी को मेंटेन कर पाएंगी। रेस्ट whatever source you have been gone through till now, the source should not be changed at this juncture. Rather, I will suggest you to maintain the same source. Rather, go for more and more revisions. But one thing which is important is, please update your content with the current material which is authenticate in the market, not एवरीवेयर, ठीक है। तो उस चीज़ को आप बिल्कुल अपडेट रहें। प्लस सप्लीमेंट्री मटेरियल, प्लीज आई एम अगेन एंड अगेन सेइंग कि पीपल आर डिमांडिंग सप्लीमेंट्री, दैट शुड आल्सो बीन इंटीग्रेटेड इन दिस स्कीम ऑफ थिंग्स। अब देखिए, जब हमने पंचायती राज एक्ट पढ़ा तो आप सबको पता है कि पंचायती राज एक्ट जम्मू कश्मीर में महाराजा जो था हरि सिंह के दौरे इत्तेकाल में 1935 में आया। उसके बाद फिर इस तरह से चीज़ें सब्सिक्वेंटली चलती रही और फाइनली, लेकिन जो आपका पंचायती राज एक्ट की शुरुआत है वो डोगरा स्क्वाइन के रूल में हो चुकी है। लेकिन आज़ादी के बाद जब जम्मू कश्मीर का एक्सेशन हुआ यूनियन ऑफ इंडिया में, देन यू हैव द पंचायती राज एक्ट ऑफ द स्टेट विच इज़ 1989, और इसके बाद फिर बड़ी सारी इसकी अमेंडमेंट्स होती रही। अब 1989 के बाद आपके पास 1996 आया, 1996 में आपके पास 2004 आया, 2004 के बाद चलते चलते आपके पास 2018 आया। कहीं रूल्स मॉडिफाई होने लगे, कहीं कुछ चीज़ें मॉडिफाई होने लगी। बेसिक चीज़ें जो हैं वो आपकी मॉडिफाई होती रही। अब देखिए, इसमें आपको इंपॉर्टेंट क्या चीज़ याद रखनी है कि ये जो एक्ट है, आई होप कि आपने बेयर मिनिमम आइडिया इस एक्ट का ले लिया हुआ है। बट एन ओवरव्यू अगर मैं आपको दूं कि पंचायती राज एक्ट बेसिकली डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए एक कॉन्सेप्ट जो आया था, ठीक। और इस एक्ट का पर्पस क्या था कि जो विलेज इकोनॉमी है, जो विलेज सेल्फ सफिशिएंसी है, जो गांधीयन ड्रीम है, उसको आपको फुलफिल करना है। इस आर्टिकल का और इस पंचायत का हवाला जो है वो अंडर आर्टिकल 40 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। इसके अलावा आपको पता है कि शेड्यूल्स में भी इसकी एडिशन हुई, ठीक है। आपका जो 11th और 12th शेड्यूल है वो बेसिकली 11th इज फॉर पंचायत एंड 12th इज फॉर म्युनिसिपैलिटी।
ये वहाँ पर आपके आ जाते हैं। फिर आपको पता है पार्ट्स में भी आते हैं, 9th पार्ट, 9th पार्ट, उनमें भी इनकी एडिशन होती है। तो ये पूरी की पूरी इनकी फिलॉसफिकल जर्नी के बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए, कैसे कैसे ये चीज़ें आती रही हैं। तो इनकी फिलॉसफिकल जर्नी को आप ज़रूर ध्यान में रखें, ये मान के चला जा रहा है। इसका ओरिजिन को आपने देख लिया। इसके अलावा फिर आप देखें, देखिए अमेंडमेंट क्यों की जाती है। अमेंडमेंट का एक ही पर्पस है कि जो चीज़ आपने लाई है वो चीज़ अब समय के लिहाज पर खरी उतर रही है या नहीं उतर रही है, इस चीज़ को टाइम के साथ सिंक्रोनाइजेशन के लिए उसके साथ अमेंडमेंट की जाती है, इसलिए इस एक्ट को सब्सिक्वेंटली अमेंड किया जाता रहा। ले फाइनली आपको पता है फिर क्या हुआ, 73 एंड 74 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी जो अंडर द लीडरशिप ऑफ पीवी नरसिम्हा राव गवर्नमेंट, उसको भी एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। उसके बाद क्या था कि जनरल गाइडलाइंस तो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, लेकिन क्योंकि पंचायती राज एक्ट जो है, जो पंचायत का सिस्टम है, स्टेट्स के अपने पास है, तो स्टेट्स हैव टू डिसाइड देयर ओन पावर और देयर ओन कोर्स ऑफ एक्शन। It means the state legislature have the power and autonomy to decide what is good and what is not good for panchayats, and accordingly different states have their different versions of panchayati raj system or PRIs. There is not a single standard, but there are some things, certain things which are of standard nature, which are equally applicable to all these states. ठीक, इसके अलावा आपको पता होना चाहिए, जब हम पंचायत की बात करेंगे तो इस पे आपको स्ट्रक्चर पता है। सबसे बेस में आपका एक्चुअली क्या है, ग्राम पंचायत है, फिर उसके ऊपर आपका ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल है, देन आपके पास आपको पता है जिला परिषद है। ठीक है, जिला परिषद हो, ग्राम सभा हो, ठीक है, देयर इज ग्राम सभा, देयर इज जिला परिषद, देयर इज ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल। ये स्ट्रक्चर आप सबको अच्छी तरह पता है। देखिए थोड़ा सा हल्का सा पेस मैं इसलिए मेंटेन कर रहा हूं कि आपका जो आज का सेशन है वो बेसिकली आपको उन अनसर्टेनिटीज के साथ खेलने में हेल्प करना है, जो सीरीज ऑलरेडी हमारी मिशन पॉसिबल, मिशन श्योर सिलेक्शन, मिशन श्योर शॉट चल रहा है, उसमें इसको स्पीड और स्केल देने की बात है। यहाँ पर पढ़ाने से ज़्यादा मेरा फोकस ये रहेगा कि आप उस एग्ज़ाम हॉल में 2 घंटे में बैठ के कितने ज़्यादा जादुई आंकड़ों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को पार करते हैं। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर आप सबको पता है। इस पे पेंच सरपंचेस आपके यहाँ आते हैं, यही फिर ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स में अपने बीडीसीज ये चेयरमैन चुनते हैं ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल्स के, एंड फाइनली जिला परिषद का सीईओ मुंतखब किया जाता है। यहाँ पर आपको पता है आप सब वोटें वगैरह करते हैं 21 साल के बाद, एनीबडी इज एलिजिबल टू गो फॉर इट। ठीक है, you know it very well, 21 years is the minimum age limit in case of this gram panchayat. In case of state assembly election it should be 25 साल, in case of parliament it should be 30 साल, in case of president and governor it is 35 साल। तो इस उम्रों को भी आप याद रखेंगे। ठीक, उसके अलावा देखिए, ठीक है, जो भी सदस्य जीते उसकी मिनिमम आयु 21 वर्ष होनी चाहिए। ये सब होने के बाद आप सबको पता है हाल ही में जम्मू कश्मीर के अंदर ये सभी आपके जो हैं चीज़ें आपको दिखी हैं। बीडीसी के चुनाव हुए हैं, आप सबने देखे होंगे। ठीक है, जिला परिषद के चुनाव अभी कराने बाकी हैं, सब्सिक्वेंटली वो भी हो जाएंगे। बेसिकली पंचायत का जो चुनाव है बेस पर, ये पार्टी बेसिस पर नहीं होता, ये जो होते हैं पार्टी बेसिस पर आते हैं, दैट इज टीयर 2 एंड 3 इज बेसिकली ए डिफरेंट सेट ऑफ थिंग्स ऑल टुगेदर। और ये सभी चीज़ें आपके फेडरल पॉलिटिकल स्ट्रक्चर का हिस्सा हैं, ये चीज़ भी आपको पता होगी। ठीक, अब देखिए इस तरह की ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा इसमें आपको ये समझ के रखना है, अंडर आर्टिकल 243 टू 243O के अंदर ये सब चीज़ें तमाम आपकी आ जाती हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके ग्राम सभा जो है, ग्राम पंचायत जो है, बेसिकली यहाँ पर आपका क्या आ जाता है, आपके पंचेस सरपंचेस यहाँ पर आते हैं, और यही पंच सरपंच जो होते हैं आपस में गांव इकट्ठे होने के बाद एक ब्लॉक बनता है, उस ब्लॉक का एक चेयरमैन चुन लिया जाता है। देन फाइनली वो ब्लॉक किसी ना किसी ज़िले के साथ, डिस्ट्रिक्ट के साथ मिल बैठ कर आता है, तो इसलिए वहाँ पर ज़िला परिषद बन जाती है। इसके लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड होता है, आप सबको पता है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड प्लानिंग बोर्ड। ठीक है,
ये सबसे टॉप मोस्ट लेवल की अथॉरिटी है, जिसमें जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी अगर फॉल कर रही है तो वहाँ का एमपी हो या एमएलए हो या वहाँ का कोई और ऑफिशियल हो, वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। इसका अपना एक सीईओ होता है, ज़्यादातर वो सीईओ ऑल इंडिया सर्विसेज से ही आते हैं। यहाँ पर बीडीसी में बीडीओ होता है, विच इज़ ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर। बहुत सारे आप जो इस वीडियो को लाइव सुन रहे हैं, बहुत सारे आने वाले 2-3 सालों में केएस बन के निकलेंगे, जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में आएंगे, तो वो जो होगी आप लोग यही बनेंगे, यहाँ पर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर ही बनेंगे, टियर 2 के अंदर आएंगे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर याद करनी है। ये तो आपको चीज़ों के बारे में यहाँ तक पता होना चाहिए। ये सब चीज़ें मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको पता होगा। 3 टायर हैं, इस तरह से हैं। आपको पता है जो पंचायती राज सिस्टम है, ठीक, जो पंचायती राज सिस्टम है वो क्योंकि 11th शेड्यूल में आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, आपको बता दिया गया, तो आप कभी भी इस चीज़ को विजुअलाइज कर सकते हो कि कौन कौन से गांव हैं, गांव में किस किस चीज़ की ज़रूरत है। पेड़ लगाने हैं, स्कूल बनाने हैं, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है, ड्रेनेज सिस्टम है, वाटर कंजर्वेशन है, कैटल रियरिंग है, कैटल वेलफेयर है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपकी पंचायती राज सिस्टम के उस शेड्यूल के अंदर आती हैं। उसके अंदर 29 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको इसकी पता होनी चाहिए। जम्मू कश्मीर के अंदर हम लोग मजलिस का इस्तेमाल करते हैं, हल्का मजलिस, ठीक है, इलाकों को हम लोग हल्का वर्ड यूज़ करते हैं। अक्सर आप सुनते हैं हल्का मजलिस, दैट इज़ बेसिकली, मजलिस इज़ बेसिकली सभा एंड हल्का एक रीजन है। तो इस तरह से एक किस्म की एक ग्राम सभा ही हो गई जो कि इंडिया में बोला जाता है, तो यहाँ पर हम लोग हल्का बोलते हैं। ठीक है, वार्ड मजलिस हो, हल्का मजलिस हो, इस तरह के वर्ड्स का प्रयोग यहाँ पर किया जाता है। अब देखिए, ये सब चीज़ें आपको बेसिक पता होनी चाहिए। अमेंडमेंट्स में 1-2 चीज़ें हुई हैं बस। अमेंडमेंट्स में आपने खाली ये कोशिश करने की कोशिश की कि आप ज़्यादा से ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन करके लोगों को ग्रास रूट लेवल के ऊपर इंश्योर कर सके, प्राइमरली उनके साथ जुड़ा हुआ महसूस कर सके। तो ये चीज़ जो है, ये सभी जो चीज़ें हैं ये यहाँ पर हुई हैं। इसके साथ आप 1-2 चीज़ें और याद रख लीजिए कि 1-2 कारण और हैं कि क्यों हमको JNK पंचायती राज एक्ट पढ़ना है। हमें सबसे पहले आपको पता है जम्मू कश्मीर की 70% आबादी कृषि से जुड़ी है, बागबानी के साथ जुड़ी है। तो बागबानी को अगर हमने अच्छा करना है, काश्तकारी को अच्छा करना है, तो व्हाट वी विल डू, वी हैव टू मेक श्योर द पंचायती राज सिस्टम शुड बी इफेक्टिव एंड एफिशिएंट। With the effectiveness and efficiency of Panchayati Raj system, it becomes but obvious that this system will reduce the unnecessary migration from villages to the cities. And secondly, it also reduces the agricultural distress in the economy. Moreover, it gives sufficient capacity building in the hands of people at the grassroots level. So ये सभी चीज़ें इसलिए इसके अंदर आती हैं। भारत सरकार की कोई भी स्कीम हो, MG नरेगा से लेकर के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, या इसके अलावा रेन हार्वेस्टिंग की कोई भी स्कीम हो, ये तमाम स्कीमें जो होती हैं पंचायती राज सिस्टम के साथ कोलैबोरेट कर देती हैं। एक आजकल एक नया कंसेप्ट यहाँ पर शुरू हुआ है, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का कंसेप्ट। तो जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसके अंदर भी पंचायती राज सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो आ जाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है यहाँ पर आ जाता है। एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स का मतलब है वो डिस्ट्रिक्ट्स जो अच्छी होनी चाहिए। एस्पायर करने का मतलब क्या है, अभी उनकी हालत खराब है। ऑन सोशल इंडिकेटर्स देखें, ऑन इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देखें, या स्कूलों के हवाले से देखें, पानी के हवाले से देखें, बच्चों के हवाले से देखें, वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकती हैं, इसलिए उनको हम स्पेशली कंसिडर करें ताकि वो अच्छा परफॉर्म करें। याद रखना, ठीक है। कुछ जम्मू कश्मीर की डिस्ट्रिक्ट्स ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हुआ है, याद रखना, एस्पिरेशनल कैटेगरी के अंदर, ठीक। बिकॉज इफ यू लुक इनटू दिस थिंग, तो श्योरली आपको इतना पता होना चाहिए कि जो ये एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट का कंसेप्ट है ये आया ही इसलिए है कि एक इफेक्टिव गवर्नेंस मॉडल ग्रास रूट पर हम डेवलप कर पाएं, ये इसका एक कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा आपको पता है पंचायती राज के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स वगैरह को भी जोड़ के देखा जाता है, तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बन जाती है। तो कुल मिला के एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप ज़रूर याद रखिए कि लेबर और बेसिकली मटीरियल का जो रेशो है जो आपने बांटना है वो 60:40 होना चाहिए। ये चीज़ आप ध्यान रखनी, 60:40।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने पंचायती राज सिस्टम के अंदर करनी है। कल मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा कि अगर सरपंच को अगर रिजाइन करना है तो अपना रेजिग्नेशन लेटर किसे देगा? ऑफ कोर्स मुख्यमंत्री को देगा, एंड ही विल डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट और नॉट। पंच को करना तो सरपंच को देगा, कॉमन सी बात है, इसमें कोई ज़्यादा घबराने की आवश्यकता आपको नहीं है। ठीक है, गांधीयन मॉडल का जो है वो आपको इसमें ध्यान रखना है। नाउ कम्स टू द गेम शो विच इज आओ जीतें JKSSB। कम डायरेक्टली टू द क्वेश्चंस जो हम आज आपके साथ खेलने वाले हैं। देखिए, आइए आज खेलते हैं हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ जो कि आपको डायरेक्टली एज इट इज JKSSB के एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पंचायती, अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन देखूं, पंचायती राज सिस्टम विच इज PRI, पंचायती राज सिस्टम का उल्लेख आजादी के बाद केवल और केवल आर्टिकल 40 में किया जाता है, या महाभारता में भी इसका था, या C जटाकाज, या D ऑल ऑफ एबव। कहा गया पंचायती राज सिस्टम का प्रयोग सबसे पहले हमने आर्टिकल 40 में आज़ादी के बाद डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के फॉर्म में किया। बिल्कुल सही है ये आपका ऑप्शन। दूसरा, महाभारता के पीरियड में भी याद रखिए, जब महाभारत का जो युद्ध हो रहा था तो उस वक्त भी, उस दौर के अंदर भी विलेज असेंबलीज का कॉन्सेप्ट जो था वो वजूद में था। उसके अलावा जटाकाज ये बुद्धिस्ट के साथ जुड़ा हुआ है, उस वक्त भी थोड़ा सा इसका कॉन्सेप्ट था। उसके अलावा ऑल द अबव, यानी आपको दिखा आर्टिकल 40, बिल्कुल सही, दिस इज ऑल्सो राइट, दिस इज ऑल्सो राइट। तो फाइनली you will mark the option which is here, option number D, that is question number 1. Now let's play question number 2, which is, what is our question number 2? Question number 2 is, there is an act which is called PISA Act। ठीक है, देखिए 2-3 तरह से इस पे क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है। सबसे पहले ये PISA Act एक्चुअली है क्या? ये बेसिकली पंचायत एक्सटेंशन टू द शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट है, यानी इसी पंचायत को उन एरियाज में भी हमने लागू कर दिया जो शेड्यूल्ड एरियाज आते हैं अंडर शेड्यूल 5 एंड शेड्यूल 6 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और इसके अंदर है क्या बेसिकली, याद रखिए इस पर क्वेश्चन बना हुआ है। आपको पता है कि जब भी ये शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट वहां पर है जहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग रहते हैं, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स लोग नॉर्मली उन जगहों पर रहते हैं जो प्रिमिटिव जगहें हैं और वहां पर मिनरल्स बड़े ज़्यादा हैं। तो इसलिए कोई भी अगर आपने प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी मिनरल अगर आपने निकालना है, कोई भी आपने फाउंडेशन करनी है, तो आपको उन वहाँ की विलेज असेंबलीज से आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ये PISA एक्ट के अंदर प्रोविजन है। SSB ने हूबहू इसी तरह का सवाल आपसे पूछ लिया कि विलेज PISA एक्ट के अंदर क्या है बेसिकली, इट इज पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट, शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट 1996। उसके अलावा इसके अंदर ये प्रोविजंस हैं कि यहां पर आप मजबूर हैं कि आप विलेज असेंबलीज की परमिशन लीजिए कोई भी काम को करने के लिए। तो दैट वाज ए क्वेश्चन व्हिच हैज बीन आस्क्ड इन दिस एग्जामिनेशन। ठीक, आगे अगर आप थोड़ा सा चलें तो एक क्वेश्चन अगर आप देखें, ठीक, एक दो चीजें आप इसमें और याद रखिए कि इलेक्शन कमीशन और फाइनेंस कमीशन को भी पंचायती राज सिस्टम के अंदर आपको पता है जब दिस विच इज इन केस ऑफ JNK एज वेल, कि आप देखिए इस पे एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको इतनी प्रोविजंस और इतना सब याद करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अगर आप कुछ याद करना चाहते हैं तो पार्ट्स की एक सेक्शन को याद कर लीजिए, किस पार्ट में कौन सी चीज कही है। मैं देख रहा हूं बच्चे अननेसेसरी रट्टे मारने में लगे हुए हैं। देयर इज एब्सोल्युटली नो स्कोप ऑफ रोट लर्निंग इन दिस केस। What is more important? Important to make sure that you have a fair enough idea to look into only those sections which are important.
My dear, time and again we are reiterating from this platform of career success that this is one such platform which is going to help you in the very last or in the very 11th hour of your preparation journey. So don't forget, or don't even in the wildest dreams forget to play with us, because without playing here you cannot play with JKSSB. So first and foremost T20 हो, वनडे हो, सब कुछ यहाँ खेल के जाइए एंड फाइनली वहाँ छक्के चौके मारो। अदरवाइज वहाँ जाकर थोड़ी सी मुश्किल आती है, टेस्ट सीरीज करके भी चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती। तो हम लोगों ने वही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो ऑलरेडी 5-7-8 सालों से चलते आए हैं JKSSB या स्टेट के किसी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के अंदर। तो इसलिए यहाँ पर परफॉर्म करना आपका हमारे साथ बड़ा ज़रूरी है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हो गए। और क्वेश्चन देखिए किस तरह के आपके आए हुए हैं, हम लोग थोड़े वो क्वेश्चन देखेंगे। 1-2 क्वेश्चन हम और आपके साथ प्ले करने वाले हैं यहाँ पर। नाउ व्हाट इज दैट, लेट्स लुक इनटू नेक्स्ट further questions. What are these questions are primarily very important, and in the meanwhile these questions would also effectively let you to work in a proper manner. ठीक है, अब आप अगला क्वेश्चन देखिए विच इज वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो आया तो है, लेकिन उसने कौन सी पावर इनमें नहीं रखी है, नॉट डिफाइंड पावर। आपका ए आ गया डिसीजन मेकिंग पावर, बी आपका आ गया लोकल ग्रास रूट, सी आपका आ गया जुडिशियल पावर, डी आपका आ गया ऑल ऑफ एबव। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, याद रखिए पंचायत कोई जज नहीं है, पंचायत किसी को एडजुडिकेट करने नहीं जा रहे हैं, पंचायत डिसीजन लेंगे ग्रास रूट लेवल पर जो भी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर होगी, जुडिशियल पावर जो है वो पंचायत के हाथ में नहीं है। तो इसलिए आप इस ऑप्शन को जो है यहां क्रॉस करेंगे, यानी यही आपका आंसर होगा क्योंकि नॉट पूछा गया है। एक चीज और आप बिल्कुल ध्यान रखिए कि आपको यहां पर इस वर्ड का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है कि नॉट पूछा गया है या नहीं पूछा गया है, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस में ये नॉट वाली चीज ही इंपॉर्टेंट आपकी बन जाती है। देन सी द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर। देखिए 73 से ही पूछा गया क्वेश्चन है, 73 और 74 है क्योंकि इस पे पूछा गया है कि आपके पास 4 ऑप्शन दिए, बोला गया इनमें से सही बताइए। तो पहला ऑप्शन क्या है कि 73 ने कि क्या बोला है कि ओबीसीज को आरक्षण कंपलसरी होना चाहिए, बी क्या बोला है SC ST को प्रमोशन होना चाहिए या वुमेन को होना चाहिए, सी क्या बोला है कि आप जो है डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस होना चाहिए, और डी क्या बोला है ऑल। देखिए सिंपल सी बात है, आपको पता है कि SC STs एंड वुमेन जो हैं वो वल्नरेबल सेक्शंस हैं, तो कोई भी एक्ट होगा तो उस एक्ट में उनका होना जरूरी है, क्योंकि इंडिया इज ए वेलफेयर स्टेट, और वेलफेयर स्टेट में सबसे ज्यादा धर्म है कि सबको लेकर चला जाए, लेकिन जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उनको थोड़ा आगे रखा जाए। तो इसलिए आपका ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। डिसेंट्रलाइज का मतलब ही क्या है कि जब आप लोगों में पावर दे देंगे तो बेहिचक इसको भी टिक करोगे। ओबीसीज देखिए ये बैकवर्डनेस का कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे यहाँ पर, इसलिए बैकवर्डनेस बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, इसमें डिफ्लेक्शन है, इसलिए जिस चीज में भी डिफ्लेक्शन होगी वो ऑप्शन बाहर जा सकता है। तो इसलिए यहां पर आपका ये ऑप्शन अगर बाहर चला जाए तो आल चला गया, तो फाइनली आपका बेस्ट ऑप्शन इन दोनों में से कोई एक होगा। अब आपको पता है SC ST वुमेन इट इज वल्नरेबल सेक्शन, और दूसरा आ गया डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस। देखा जाए तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, दोनों ही सही हैं, लेकिन अगर आप डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस करेंगे तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली SC और ST आ जाएगा, विच इज कॉल्ड वेन डायग्राम और वेन डायग्राम ट्रिक। इसलिए आप किसको टिक मारेंगे, डिसेंट्रलाइज को।
ठीक है, तो ये तब सभी तरह के क्वेश्चन आपको जो हैं वो याद रखने हैं। इसके अलावा यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं फाइनेंस कमीशन और इलेक्शन कमीशन, जो कि बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाते हैं। फाइनेंस कमीशन एंड इलेक्शन कमीशन, ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन भी पूछे गए हैं कि ये कौन अपॉइंट करता है। ऑफ कोर्स द गवर्नर ऑफ द स्टेट अपॉइंट्स द मेंबर्स ऑफ दीज कमीशंस, बट दे हैव बीन रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट। तो ये क्वेश्चन आप प्लीज याद रखें, इस तरह के क्वेश्चन हुए तो ये 4, 5, 6 क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबली रिपीटेड वन क्वेश्चंस हैं, ये सब क्वेश्चन जो हैं वो पूछे गए हैं। तो इसी के साथ ये कुछ क्वेश्चन हम आपके पास लेकर हाजिर हुए थे। अभी भी आपके पास अच्छा खासा वक्त है, 25-30 दिन हैं। अगर हालात नहीं ठीक हुए तो माइट भी ये चीज़ आगे और जा सकती है, तो उस टाइम को प्लीज़ यूटिलाइज करें। जो भी सोर्स आप पढ़ रहे हैं उस सोर्स के साथ कंटिन्यू रहें, टेस्ट सीरीज को रखें। उसके अलावा जहां से आप कर रहे हैं उस चीज़ को करें, प्लस ऑनलाइन बैचेस करियर सक्सेस के डे टू डे बेसिस पर स्टार्ट हो रहे हैं एंड दे आर रनिंग शॉर्ट ऑफ people, I will say the people cloud, because so many people want to join but the seats are very limited, because a few offline batches could also be extended in this regard. So therefore it is my humble submission to all of you, make sure कि जो हम लोग सीरीज चला रहे हैं मिशन शॉर्ट शॉट, मिशन सिलेक्शन, इसके साथ तो आप जुड़े ही जुड़े। उसके अलावा जो ऑनलाइन कोर्सेज चल रहे हैं, वेरी ब्रीफ, वेरी इंट्रोडक्टरी, वेरी टारगेटेड, हिटिंग द बुल्सआई जो हम लोग चला रहे हैं, नाम ही उसका वो है नो कहानी ओनली स्ट्रेटेजिक अप्रोच। तो उसके साथ आप जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप आइए, इस गेम को खेलिए और अपनी सिलेक्शन को भी श्योर शॉट बनाइए। हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।